हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को ध्वनि से संबंधित जो आपके इंट्रोडक्शन होंगे उसी को इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी कक्षा 9 के जो आपका ध्वनि वाला चैप्टर है उसी से संबंधित दोस्तों आपका यह पहला वीडियो है, जिसमें दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से ये समझ पाइएगा कि जो ध्वनि होती है यह वास्तव में होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है और साथ ही आपके ध्वनि से संबंधित कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं वो सारा चीज आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ध्वनि की परिभाषा को लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ध्वनि की परिभाषा पर चलते हैं और उसके बाद हम लोग आखिर ये समझ पाएंगे कि ध्वनि जो होती है ये वास्तव में कहलाती क्या है। दोस्तों, अगर हम बात करें दैनिक जीवन का, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आपके दैनिक जीवन में जो आपके ध्वनि का जो सामान्य जो दोस्तों इसका अर्थ लिया जाता है आम बोलचाल की भाषा में, वो दोस्तों लिया जाता है आवाज से। किससे लिया जाता है? तो आवाज से, यानी आवाज को ही दोस्तों हम लोग ध्वनि के रूप में जानते हैं। और आप जानते हैं दोस्तों कि जो आवाज होती है वो दोस्तों भिन्न स्रोतों से निकलती है, यानी जैसे कि आपके वाहनें जो होती हैं जो सड़कों पर चलती है उनका जो दोस्तों भोंपू जो बजता है या जो दोस्तों इनके जो हॉर्न होते हैं उनसे जो आवाजें निकलते हैं तो वो आवाजें जो होते हैं वो आपको सुनाई पड़ती है। अगर आपके आसपास कोई छोटा बच्चा होता है, अगर वो दोस्तों रो रहा होता है या हंस रहा होता है तो दोस्तों उसकी जो आवाजें होती है वो आपको सुनाई पड़ती है। अगर आपके आसपास कोई मंदिर है, अगर वहां घंटी बजती है तो घंटी की जो आवाजें होती है वो दोस्तों आपको सुनाई पड़ती है। अगर आपके आसपास दोस्तों कोई अगर लाउड स्पीकर है तो उससे जो दोस्तों ध्वनि निकलती है म्यूजिक के रूप में, गाना के रूप में, उसकी आवाजें आपको सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि अगर आप लोग खाना खा रहे हैं या कहीं दोस्तों अगर आप बैठे हैं, अगर वहां पर मक्खी या दोस्तों मच्छर अगर भिनभिना रहे तो उसकी भी आवाज आपको सुनाई पड़ती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके ध्वनि का जो संबंध है वो दोस्तों है किससे? तो वो दोस्तों है आपके आवाज से। और आवाज का जो अर्थ हुआ वो ये हुआ कि जो चीज आपको सुनाई पड़ रही है वही तो आवाज है। अगर जो चीज आपको सुनाई नहीं पड़ेगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि आवाज है कि नहीं? और जब आपको पता नहीं चलेगा कि आवाज है या नहीं तो आप दोस्तों बिल्कुल ये नहीं बता सकते कि आवाज आखिर आ कहां से रही है या जो आवाज है वो है किसकी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो आपका ध्वनि है वो दोस्तों एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो एक ध्वनि जो है वो एक तरीके से एक ऐसा दोस्तों यह तरंग है जो कि हमें सुनाई देती है, यानी जो कुछ भी हम सुन पाते हैं अपने कानों से वही आपके ध्वनि के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें फिजिक्स के रूप में, यानी फिजिक्स की भाषा में, तो दोस्तों जो ध्वनि होता है वो एक प्रकार का ऊर्जा होता है और इसी ऊर्जा के कारण आप क्या करते हैं कि किसी दोस्तों आप स्रोत से निकलने वाली जो दोस्तों आवाजें होती है उनको आप सुन पाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि ध्वनि का जो परिभाषा है उस पर चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं हमने लिखा ऊर्जा का वह स्वरूप जिसके कान में पड़ने से सुनने की संवेदना होती है उसे ध्वनि कहते हैं। यानी जो कुछ भी दोस्तों एक ऐसा ऊर्जा का स्वरूप अगर उसके पड़ने से आपके कान में आपको दोस्तों सुनाई पड़ती है, यानी सुनने की आपको संवेदना उत्पन्न होती है, तो उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? ध्वनि के रूप में हम जानते हैं। तो मैंने आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों यहाँ पर लिखकर बताया है, जैसे कि बच्चों का रोना या हंसना, यानी बच्चे रोते हैं या हंसते हैं, अगर उनके हंसी और उनका रोना अगर आपको सुनाई पड़ रही है तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये ध्वनि है और ये दोस्तों आपकी ऊर्जा के रूप में जानी जाएगी। क्योंकि ऊर्जा का एक ऐसा गुण होता है कि वो दोस्तों अपने अस्तित्व में होने के साथ कैसा होगा? वो अदृश्य होगा, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। क्या आप ध्वनि देखते हैं? क्या आप बच्चे का जो आवाज है उसको आप देख पाते हैं? क्या आपके दोस्तों ट्रेन या गाड़ी या वाहन से निकलने वाले जो हॉर्न की आवाजें होती हैं उसको आप देख पाते हैं? नहीं देख पाते। बस दोस्तों आप क्या करते हैं कि आप उसका अनुभव कर पाते हैं, आप उसको महसूस कर पाते हैं, बल्कि आप उसे दृश्यमान नहीं कर सकते। तो जो चीज दोस्तों आपके पास दृश्यमान नहीं हो सकती वही चीज आपके दोस्तों ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों आपका जो स्रोत है ध्वनि वो एक प्रकार का ऊर्जा का ही दोस्तों एक स्वरूप है। ठीक है, तो आगे देख सकते हैं सड़कों पर वाहनों के भोंपू, यानी कि सड़क पर चलने वाले जितने सारे आपके वाहन हैं अगर जो दोस्तों वो अपने भोंपू यानी जो हॉर्न बजाते हैं तो उनके हॉर्न आपके कानों तक सुनाई पड़ते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमें हाँ आवाज सुनाई पड़ रही है गाड़ियों का यानी वाहनों का। तो वही तो क्या है? वही ध्वनि है। अगर ताली पीटे तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आप ताली पीटोगे तो ताली पीटने से क्या हो रहा है भाई? ताली पीटने से दोस्तों यहाँ पर एक आवाज उत्पन्न हो रही है। देखते हैं अगर कोई दोस्तों मतलब कोई सभा में जाते हैं और
वहाँ बहुत सारे लोग अगर तालियां पीटने लगते हैं तो देखते हैं तालियों की जो आवाज़ें होती हैं वो दोस्तों गूंजने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि आपके कानों तक पहुँचने वाली जो आवाज़ें आ रही हैं वो किसकी आ रही हैं, तो वो दोस्तों आ रही हैं तालियों की। और ये जो तालियों की जो आवाज़ें आ रही है वो दोस्तों कैसे आप पता किए, वो दोस्तों आप पता किए जब ये तालियों की आवाज़ आपके कानों तक पहुंची, यानी आपको सुनाई दी। अगर सुनाई नहीं देती तो आप ये नहीं पता लगा सकते कि ये जो आवाज़ें हैं वो तालियों की हैं। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि जो कुछ भी आपको सुनाई पड़ रही है वही ध्वनि के रूप में जानी जाती है। ठीक है, आगे देख सकते हैं बादलों का गड़गड़ाहट, ये भी आपको सुनाई पड़ती है। मेढकों का टटराना, आप दोस्तों देख सकते हैं वर्षा ऋतु में यानी वर्षा के मौसम में कि जो मेढक होते हैं वो टर टर करते हैं, तो उनकी जो टटराहट का जो दोस्तों उनकी ध्वनि होती है वो भी आपको सुनाई पड़ती है। तो ये सारा चीज़ आपके दोस्तों किस रूप में जाना जाता है, तो आपके ध्वनि के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने इतना तो जान लिया कि जो कुछ हमें कानों से सुनाई देती है, यानी कि हम अपने कान के माध्यम से जो कुछ भी सुन पाते हैं वो कहीं ना कहीं ध्वनि के रूप में जानी जाती है। तो बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर ये जो ध्वनि होती है वो उत्पन्न कैसे होती है, यानी ध्वनि के उत्पन्न होने का जो मेन रीजन है वो क्या है, किसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड आखिर कैसे पैदा होती है, इसका दोस्तों जो निर्माण है, जो दोस्तों इसका जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है, यही दोस्तों आप लोग को जानना है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपके साउंड यानी दोस्तों ध्वनि के उत्पन्न होने का दोस्तों कोई मेन अगर कारण है तो वो है, जानते क्या, तो वो है कंपन। यानी कंपन के कारण ही, विक्षोभ के कारण ही दोस्तों आपकी ध्वनि की उत्पत्ति होती है। अगर किसी वस्तु में अगर कंपन ना हो, विक्षोभ ना हो तो बिल्कुल भी ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती है। अगर दोस्तों अगर आप ताली पीटते हैं और ताली पीटने से अगर आवाज निकल रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके दो हाथों यानी इन हाथों के टकराने से कंपन उत्पन्न हुआ होगा और इन कंपन के कारण दोस्तों आवाज जो है वो ध्वनि के रूप में बाहर निकली है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे समझेंगे कि आखिर कंपन के कारण या विक्षोभ के कारण जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि आपको एक प्रयोग के माध्यम से ये बताता हूँ कि हम कैसे समझ पाएंगे कि आखिर जो कंपन है या जो विक्षोभ है उसके कारण जो हमारी ध्वनियाँ होती हैं वो उत्पन्न होती है। अगर दोस्तों किसी वस्तु में ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती है तो इसका मतलब कि उसके पास कंपन नहीं है। जिस वस्तु में कंपन होगा वही वस्तु दोस्तों ध्वनि उत्पन्न कर सकती है, जिसमें कंपन नहीं होगा उसमें दोस्तों ध्वनि भी उत्पन्न नहीं हो सकती। यानी आप समझ सकते हैं कि जब तक किसी वस्तु में कंपन रहेगा तब तक दोस्तों उसकी ध्वनि भी रहेगी, जब तक किसी वस्तु में दोस्तों आपकी कंपन नहीं रहेगी तब तक उस वस्तु में ध्वनि भी नहीं रहेगी। देखिए जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चलता हूँ कि मान के चलते दोस्तों कि ये आपका एक तरीके से आपका ये दोस्तों गिलास है, मान लेते हैं ये आपका ट्रांसपेरेंट गिलास है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट आपका गिलास है, कांच का गिलास है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, पारदर्शी आपका यह गिलास है। अगर दोस्तों आप उंगली से ऐसे, अगर आप उंगली से इसको ऐसे मारिएगा ना, ऐसे उंगली से ऐसे मारिएगा, फूटेगा ना, ठीक है, अगर आप उंगली से ऐसे मारिएगा ऐसे, देखिए हम बोर्ड को भी मार रहे हैं ना, बोर्ड को भी देखिए ध्वनि उत्पन्न हो रही है, देखिए ध्वनि उत्पन्न हो रही है, देखिए ध्वनि क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो दोस्तों उसी प्रकार से जिस तरीके से हम बोर्ड को अगर हाथ से क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, थप थप की आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप उंगली से इस कांच के गिलास पर अगर दोस्तों आप टक्कर दीजिएगा, यानी दोस्तों इस पर आप क्या कीजिएगा, उंगली से मारिएगा, तो कहीं ना कहीं इस गिलास से भी आपकी ध्वनि दोस्तों सुनाई देगी, यानी इस गिलास की ध्वनि सुनाई देगी। तो दोस्तों आखिर ये कैसे हम पता कर सकते हैं कि जो ध्वनि है वो कंपन के कारण उत्पन्न होगा। तो दोस्तों देखिए जब आप इस खाली गिलास को उंगली से मारते हैं तो आपको आवाज़ सुनाई देती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने उंगली से इस गिलास पर प्रहार किया तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस गिलास में कंपन उत्पन्न हुआ और कंपन उत्पन्न होने के कारण ये जो दोस्तों आपका गिलास है वो ध्वनि उत्पन्न किया। जब इस गिलास का कंपन समाप्त हो गया तो इसका जो ध्वनि है वो भी समाप्त हो गया। तो दोस्तों आखिर हम कैसे पता करेंगे कि कंपन है कि नहीं है? कंपन का मतलब समझ रहे हैं? कंपन का मतलब होता है किसी वस्तु का तेजी से आगे पीछे या ऊपर नीचे की ओर होना।
किसी वस्तु का तेजी से आगे पीछे या ऊपर नीचे की ओर होना, जैसे कि आगे पीछे से आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे या ऊपर नीचे की ओर होना, वही क्या कहलाता है, आपके कंपन के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ये आपका था खाली गिलास। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लोग ले लेते हैं कौन सा गिलास, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ले लेते हैं पानी वाला गिलास। यानी कि जो आपका गिलास है, मान के चलते हैं कि इसमें पानी दोस्तों भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ नहीं है, मान के चलते हैं यहाँ तक पानी है, यहाँ तक जो है आपका पानी है, ठीक है, ये वाटर है, ये वाटर है, ठीक है। तो दोस्तों अब आप क्या करते हैं, जब इस गिलास पर, यानी ये कांच का गिलास है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जब आप इस पर क्या करते हैं, उंगली से दोस्तों इस पर आप प्रहार करते हैं, तो ये जो गिलास है वो क्या करता है, वो आवाज़ उत्पन्न करता है। यानी दोस्तों इससे क्या होता है, आवाज़ निकलती है। तो जब दोस्तों इससे आवाज़ निकलेगी ना, तो आप देखना कि इस गिलास में रखा जो आपका जल होगा, इसमें दोस्तों जानते क्या होगा, इसमें विक्षोभ उत्पन्न होगा, इसमें कंपन उत्पन्न होगा। कंपन मतलब समझ रहे हैं, अगर मान के चलते हैं कोई शांत जल है, ठीक, कोई शांत जल का मतलब जैसे कि नहर पोखरा होगा आपके आसपास गांव देहात में क्षेत्र में अगर होगा नहर पोखरा, अगर उसमें अगर एक पत्थर को डालोगे ना, अगर एक ढेला को दोस्तों डालोगे, तो उसमें कंपन उत्पन्न होगा। कंपन मतलब कि जो आपका पानी शांत था, अब वो क्या होगा, इस तरीके से तरंग के रूप में फैलेगा, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से क्या होगा, वो फैलता जाएगा। देख लेना ये तरीके, ये क्या होगा दोस्तों, ये वृत्ताकार रूप में क्या होगा, वो आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो इसी को हम लोग कंपन या विक्षोभ के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। तो आप यही चीज इसमें समझो, जब आप उंगली से जब इस गिलास के कांच को जब आप टक्कर दोगे, तो आपके प्रहार से इस गिलास में रखा जो पानी है वो दोस्तों जानते हैं वो कंपन में आ जाएगा। बिना प्रहार किए जो आपका पानी है इस गिलास में रखा, वो दोस्तों स्थिर था, वो शांत था। लेकिन जब दोस्तों आपने इस पर प्रहार किया, तो ये क्या हुआ कि वो कंपन करना शुरू कर दिया। कंपन समझ रहे हैं, पनिया का जो ऊपरी परत है ना, ऊपरी जो सतह है, वो आपको ऐसा ही दिखाई देगा, हिलता हुआ। आप ध्यान से देखना, करके देखना आप लोग प्रैक्टिकली। मेरे पास तो कोई इतना टूल तो नहीं है जिससे कि मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखा सकूं। अगर आप लोग घर पर करना चाहते हैं तो आप लोग खुद दोस्तों कर देख सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। दोस्तों देखना कि जब तक पानी में कंपन है, तब तक दोस्तों आपको इस गिलास से उत्पन्न ध्वनि सुनाई देगी। जैसे ही इस पानी का कंपन समाप्त हो जाएगा, यानी इस पानी का कंपन हट जाएगा, तो दोस्तों आपके इस गिलास से आती हुई जो ध्वनि है, जो आवाज है, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि आपके ध्वनि की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है वो दोस्तों कौन है, तो वो है वस्तुओं का कंपन। यानी कि वस्तुएं जो होती हैं वो कंपन होने के कारण, यानी कंपित करने के कारण ही क्या करती है कि ध्वनि की वो दोस्तों उत्पत्ति करती है। इतना दोस्तों आप लोग समझ के रखना। जिस वस्तु में दोस्तों कंपन नहीं होगा वो वस्तु बिल्कुल भी आपकी ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकती। जैसे कि मान के चलते हैं, अगर हम दोस्तों यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि देखिए, अगर मान के चलते हैं कि ये कोई दोस्तों आपका दीवार है, जैसे कि मान के चलते हैं ये आपका दीवार है, ठीक है, ये आपका दीवार है, ये दीवार, ठीक है, ये दीवार है। अगर दोस्तों यहाँ से मान के चलते हैं, यहाँ से अगर मान के चलते हैं कोई आपका रबड़ वाला कोई एक रस्सी है, रबड़ वाला कोई रस्सी है, अब हम क्या करते हैं दीवार के एक खूंटे से इसको बांध देते हैं इस तरीके से, और एक क्या करते हैं दोस्तों हम अपने हाथ से पकड़ लेते हैं। मान चलते हैं कोई है जो इसको हाथ से क्या हुआ है, वो दोस्तों पकड़ा हुआ है, इसको हाथ से वो पकड़ा हुआ है, ठीक है, हाथ से पकड़ा हुआ है। तो दोस्तों कोई व्यक्ति है, उसको क्या किया है, एक ये जो छोर है इसको हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, और ये आपका दीवार है। और हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति है वो इस तार को बीच से दोस्तों क्या करता है, खींचता है, बीच से खींचता है। तो जब दोस्तों वो बीच से खींचेगा ना, कुछ दूरी खींचेगा ना, और खींच के छोड़ेगा ना, तो देखिएगा आपकी ये जो तार होगा आपका रबड़ वाला, जो आपका रस्सी होगा रबड़ वाला, वो जानते हैं वो दोस्तों कंपन करना शुरू कर देगा। और जब ये कंपन करना शुरू कर देगा मतलब वो हिलने लगेगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे हिलने लगेगा, ऐसे ऐसे। वो दोस्तों ऐसे क्या करेगा, आपको दिखाई देगा, ऐसे ऐसे छोड़ेगा ना, तो आगे पीछे को क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे हिलना वो शुरू कर देगा। तो उस स्थिति में आप लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आपकी रबड़ वाला जो रस्सी है, जो आपका तार है, वो कंपन कर रही है। और दोस्तों जब तक ये कंपन करेगी तब तक दोस्तों क्या होगा, आपको इससे थोड़ी बहुत आपको ध्वनि जरूर आपको निकलती हुई सुनाई पड़ेगी। तो इससे भी आप दोस्तों समझ सकते हैं कि ध्वनि की उत्पत्ति का जो मेन कारण है वो कहीं ना कहीं वस्तुओं में कंपन का होना है। कंपन को ही हम लोग विक्षोभ के रूप में जानते हैं। आप लोगों ने इतना समझ लिया।
अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ध्वनि से संबंधित जो आपके विशेषताएं हैं उस पर चलने का प्रयास करते हैं। तो बात करें दोस्तों अगर पहली विशेषता का, तो आप देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है ध्वनि तब तक उत्पन्न नहीं हो सकती जब तक किसी वस्तु में कंपन ना हो। तो इस चीज को मैंने आप लोग को अभी तुरंत बताया कि किसी वस्तु में ध्वनि उत्पन्न होने के लिए उस वस्तु का कंपित होना आवश्यक है। अगर वह वस्तु कंपित नहीं होगी तो वो दोस्तों बिल्कुल भी ध्वनि के स्रोत का माध्यम नहीं बनेगी। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों ध्वनि की प्रकृति क्या, अगर कोई पूछे कि ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है, तो दोस्तों जो ध्वनि की प्रकृति होती है वो मुख्यतः दोस्तों दो रूपों में होती है। पहला संवेदना, देखिएगा पहला होता है संवेदना। ठीक है, कोई पूछेगा कि ध्वनि की प्रकृति कितनी होती है, तो दोस्तों अगर हम बात करें ध्वनि की प्रकृति का तो होती है दो, एक होता है संवेदना और एक होता है दोस्तों आपका दूसरा बाएं विक्षोभ, बाएं विक्षोभ। ठीक, अब देखिए अब ये जो संवेदना है ये क्या होता है, तो दोस्तों जो संवेदना होता है वो होता है सुनाई पड़ना। जब आपको सुनाइए नहीं पड़ेगा कानवा से तो आपको दोस्तों सुनने की संवेदना कहाँ से मिलेगा बताइए। जो किसी भी अगर वस्तु से अगर आवाज़ आ रही है तो उस आवाज़ को सुनने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, वो संवेदना, वो क्षमता होनी चाहिए जिससे कि आप उसकी आवाज़ को सुन सकें। तो संवेदना का मतलब ये हुआ कि दोस्तों कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, आप ध्वनि को सुन रहे हैं, वही आपके संवेदना के रूप में जानी जाती है जो आपको सुनाई पड़ती है। अगर हम बात करें बाएं विक्षोभ का, तो दोस्तों बाएं विक्षोभ का अर्थ ये हुआ कि जो आपको सुनाई पड़ने वाली जो ध्वनि है वो कैसी है, वो तेज है कि वो कम है। यानी आप अपने कानों से जो ध्वनि सुनते हैं, जो आवाज़ सुनते हैं, वो दोस्तों कैसे सुन पाएंगे, वो दोस्तों आप वैसे सुन पाएंगे जितनी दोस्तों सुनने की कैपेसिटी आपके अंदर होगी। अगर कोई कस के आपके कान में दोस्तों चिल्ला दे या कस के अगर आप बोले तो क्या आप उसको सुन पाइएगा, नहीं दोस्तों सुन पाइएगा। ठीक है, तो अब दो चीज होता है ध्वनि की प्रकृति, एक होता है संवेदना जो कि आपको सुनाई पड़ती है, और दूसरी चीज होता है बाएं विक्षोभ की जो ध्वनि है वो कैसी सुनाई पड़ती है, कैसी मतलब कि वो जो ध्वनि है वो तेज है कि कम है, यही दोस्तों आपका बताता है बाएं विक्षोभ। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर 2 नंबर में बताया जा रहा है ध्वनि का प्रत्येक स्रोत कंपन करती हुई वस्तु ही होती है। यानी कि दोस्तों आप खुद पहले नंबर समझ सकते हैं, यहाँ समझ सकते हैं कि जब तक गिलास के पानी में कंपन था तब तक दोस्तों इस गिलास से आवाज निकल रही थी। ठीक है, अगर दोस्तों इस गिलास में रखा जो पानी है अगर उसका कंपन समाप्त हो जाता है तो आपका जो गिलास है वो ध्वनि उत्पन्न करना भी बंद कर देता है। इसको दोस्तों आप लोग घंटी से भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोग घंटी उंटी बजाते हैं ना मंदिर में जाकर, तो दोस्तों जब आप घंटी बजाते हैं तो देखना जब आप घंटी बजाओगे तो उस घंटी से क्या होता है, उस घंटी से दोस्तों आवाज उत्पन्न होता है और ये आवाज बहुत दूर तक क्या करता है, गूंजता है। अगर बड़ा सा बेल होगा, बड़ा सा घंटी का घंटा होगा, तब अगर कोई मंदिर में कोई बड़ा घंटा होगा, अगर दोस्तों अगर आप उसको पीटते हो तो उससे निकलने वाला जो आवाज होगा वो चारों ओर क्या करता है, गूंजता है। गूंजने का मतलब उसका जो कंपन होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और खासकर ये जो आपका दोस्तों घंटी होता है यानी जो घंटा होता है वो धातु का बना होता है यानी ठोस का बना होता है। तो दोस्तों समझना कि आपके ठोस में जो ध्वनि की जो चाल होती है वो बहुत ही ज्यादा अधिक होती है आपके द्रव और गैस की तुलना में। तो जब आपका ये धातु ठोस पदार्थ है और वहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि जब आप बेल को बजाते हैं, घंटी को बजाते हैं, तो वहां से जो ध्वनि होती है वो बहुत ही तेज निकलती है। ठीक है, और ये कब तक सुनाई पड़ेगी, जब तक उस घंटी में दोस्तों कंपन रहेगा। जब तक वो घंटा दोस्तों अपने आप को कंपन के स्वरूप में रखेगा तब तक दोस्तों उस घंटी से आपको निकला हुआ आवाज सुनाई देगा। जैसे ही धीरे धीरे इसका जो कंपन है वो समाप्त हो जाएगा, वैसे ही दोस्तों इस घंटा से निकलने वाली जो आवाज होगा वो भी दोस्तों आपको अब सुनाई नहीं देगा। तो समझ सकते हैं कि ध्वनि का जो दोस्तों सुनाई देने का जो मुख्य कारण है वो है वस्तुओं का कंपन होना। वस्तुएं कंपित होने के कारण ही ध्वनि के स्रोत का माध्यम बनती है। आगे देख सकते हैं 3 नंबर में ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। तो भैया इस यांत्रिक तरंग का मतलब क्या हुआ, आपने देखा कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग। तो दोस्तों यहाँ पर यांत्रिक तरंग का मतलब क्या हुआ, विद्युत चुंबकीय तरंग को छोड़ दीजिए, बाद में ये तो काम करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र हो, चुंबकीय क्षेत्र हो, वहीं पर दोस्तों क्या होगा, ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग आपके रूप में
आएंगे। लेकिन ये जो यांत्रिक तरंग है उसका मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों देखिए, यांत्रिक तरंग एक ऐसा तरंग है जिसके लिए दोस्तों माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी जिसके संचरण के लिए, जिसके दोस्तों बढ़ने के लिए, जिसकी गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वही दोस्तों आपके यांत्रिक तरंग के रूप में जाना जाता है। और जिस तरंग के लिए बिल्कुल भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे दोस्तों अयांत्रिक तरंग कहा जाता है। मेरे बातों को समझना, जिस किसी भी तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे बोलेंगे हम लोग यांत्रिक तरंग, और जिस किसी भी दोस्तों तरंग के लिए बिल्कुल भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं अयांत्रिक तरंग। जैसे कि आपका प्रकाश को विचरण करने के लिए, उसका संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो दोस्तों बिना माध्यम के क्या कर सकता है, वो दोस्तों विचरण कर सकता है। और आपको पता है कि जो प्रकाश है वो विकिरण विधि द्वारा वो क्या करता है, वो दोस्तों संचरित होता है, जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्रकाश है वो दोस्तों कहीं ना कहीं अयांत्रिक तरंग है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों आपके ध्वनि का, तो ध्वनि में ऐसा गुण बिल्कुल भी नहीं होता। ध्वनि के विचरण के लिए दोस्तों आपको माध्यम का होना ही आवश्यक है। देखिए मैंने लिखा भी है कि ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम का होना आवश्यक है। अगर माध्यम रहेगा तो ध्वनि सुनाई पड़ेगी, माध्यम नहीं रहेगा तो ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी। अगर देखिए आपने कभी दोस्तों सुना होगा, या दोस्तों अगर नहीं जाना हो तो मैं बताता हूं कि आपके इस पृथ्वी पर क्या होता है कि आपको एक दूसरे की जो ध्वनियां होती हैं वो सुनाई पड़ती हैं, ठीक। लेकिन दोस्तों अगर आपने सुना होगा कभी कभी, तो दोस्तों आपने जाना होगा कि आपके अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जब वो ये बात करते हैं तो उनकी जो आवाज़ें होती हैं, अगर वो निकट भी और कोई अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे अंतरिक्ष यात्री के होता है तो उनकी आवाज़ें एक दूसरे के पास बिल्कुल भी दोस्तों ट्रांसफर नहीं हो पाती। तो ऐसा क्यों? आप लोग सोचना, ऐसा क्यों? यानी कि पृथ्वी पर यानी धरती पर अगर कोई हमसे दूर व्यक्ति भी होता है, अगर उसे हम बोलते हैं भैया ए, और आप आवाज भी लगाते हो हेलो भी चिल्लाते हैं आप, तो क्या होता है, वो सुनता है, हड़क से क्या करता है, पीछे वो ताकता है। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा निकली हुई जो ध्वनि है उसको वो सुनाई पड़ती है, तो वो क्या किया, उसको कैप्चर करता है। लेकिन अगर आप चिल्ला चिल्ला कर आपके अंदर जितनी शक्ति है आप उतना पूरा शक्ति लगाकर अगर आप अंतरिक्ष में या चंद्रमा पर या आप अंतरिक्ष के किसी भी दोस्तों ग्रह पर अगर आप मर जाओगे, आपके मुंह से निकलने वाला दोस्तों एक चीज से चांचू तक भी अगला जो अंतरिक्ष यात्री है उसको सुनाई नहीं देगा। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा दोस्तों होता है माध्यम के कारण, यानी कि आपके इस पृथ्वी पर जो माध्यम है वो दोस्तों उपस्थित है, बाकी आपके जो अंतरिक्ष में जो माध्यम है वो बिल्कुल भी उपस्थित नहीं है। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके इस पृथ्वी पर आपके ध्वनि के संचरण के लिए जो माध्यम है वो वायुमंडल उपस्थित है। यानी कि वायुमंडल क्या करता है कि एक वस्तु से निकलने वाली जो ध्वनि होती है उसको दूसरी वस्तु में ट्रांसफर करता है। लेकिन आपके अंतरिक्ष में वायुमंडल या चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां पर दोस्तों आपके ध्वनि का जो संचरण है वो नहीं हो पाता। जबकि आपका जो प्रकाश होता है उसका संचरण आपके इस पृथ्वी पर भी, पृथ्वी के वायुमंडल पर भी, और साथ ही साथ आपके निर्वात यानी अंतरिक्ष में भी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो प्रकाश है दोस्तों उसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जबकि आपके ध्वनि के संचरण के लिए जो दोस्तों माध्यम की आवश्यकता है वो है ही। ठीक है, तो आपने दोस्तों इतना बिल्कुल भी अच्छी तरीके से समझ लिया। आप समझ के रखना कि आपके जो ध्वनि है उसके दोस्तों संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग मतलब कि ये जो तरंग होगा वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके द्रव्यात्मक मतलब यानी ध्वनि के संचरण के लिए आपके द्रव्यात्मक दोस्तों जो आपका माध्यम होता है उनकी आवश्यकता पड़ती है, तो पड़ती है। द्रव्यात्मक मतलब दोस्तों आपका द्रव्य, जैसे कि द्रव्य किसको बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं पदार्थ को। तो दोस्तों आपकी जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती है, तो 5 होती हैं। कौन कौन? तो दोस्तों देख सकते हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, अनस्टीन, कंडेंसेट। जो कि दोस्तों अभी तो मतलब सुनने में आ रहा है कि शायद जो आपकी पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है अब उसका पूर्णतः अब खोज हो चुका है या होने वाला है, मतलब इस पर सफलता प्राप्त कर लिया जाएगा। लेकिन आपके दोस्तों पदार्थ की जो 4 अवस्थाएं हैं कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे हम लोग द्रव्यात्मक माध्यम। और इन माध्यमों में क्या होगा कि ध्वनि का संचरण होगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर ठोस भी होगा तो उसमें भी ध्वनि का संचरण होगा, अगर द्रव होगा यानी अगर पानी में भी अगर आप किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को अगर आप पुकारते हैं पानी यानी जल के अंदर भी, तो अगला व्यक्ति को दोस्तों क्या होगा, आपकी जो आवाजें होंगी वो सरलता पूर्वक सुनाई देंगी। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों जो जल है वो भी क्या करता है, वो ध्वनि का संचरण करता है, वो माध्यम
माध्यम करता है। तो देख सकते हैं कि जो आपका जल है वो एक तरीके से द्रव्य है, यानी वो पदार्थ है। आपका दोस्तों जो हवा है तो हवा में भी क्या कर सकते हैं आप, अगर एक मतलब व्यक्ति को अगर आप बुलाइएगा पुकारिएगा तो उसको वो सुनाई पड़ता है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों जो आपका प्लाज्मा है उसमें भी ध्वनि का संचरण होता है। तो इन्हीं दोस्तों माध्यमों के कारण आप समझ सकते हैं कि जो आपके ध्वनि का जो संचरण है वो बिना द्रव्यात्मक माध्यम के नहीं हो सकता, और इसीलिए आपका ध्वनि यांत्रिक तरंग के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं तो समझाइए दिए, बात करते हैं 5 नंबर में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि का परिवर्तन एवं अपरिवर्तन होता है। तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से आपकी जो प्रकाश होती है जब वो आपके हवा से जब वो जल में प्रवेश करती है तो उसका दोस्तों अपवर्तन होता है। ठीक उसी प्रकार से जो ध्वनि की चाल होती है जब वो दोस्तों हवा से जल में प्रवेश करती है तो दोस्तों उसके भी चाल में क्या होता है कि दोस्तों परिवर्तन हो जाता है। देख सकते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हवा, जल और गैस इन सभी माध्यमों में ध्वनि की जो चाल होगी वो दोस्तों आपका सेम ही होगी, यानी समान होगी। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है, वो दोस्तों आपका अलग अलग होगी। यानी ये प्रकाश की गुण को क्या करती है, यह प्रदर्शित करती है। परावर्तक मतलब होता है टकरा जाना। जिस तरीके से जो आपकी प्रकाश होती है वो किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर लौट जाती है, ठीक उसी प्रकार से आपकी जो ध्वनि होती है वो दोस्तों क्या करती है कि अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर वो भी लौट जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिध्वनि। अगर आप एक बंद कमरे में अगर आप चिल्लाओगे तो आपके मुंह से निकलने वाला जो ध्वनि होगा, जो आवाज होगा, वो बहुत ही जोर जोर से उस रूम में गूंजेगा। बहुत ही दोस्तों मतलब ये लगेगा ना कि आप जो एक बार बोले ना वो 2 बार सुनाई दे रहे हैं, 3 बार सुनाई दे रहे हैं। तो आप ऐसा क्यों सुनते हैं? क्योंकि दोस्तों आपके मुख से निकलने वाली जो आवाजें हैं वो दीवार से टकराती हैं, और जब दीवार से टकराती है तो फिर आपने जो बोला वही फिर दोबारा रिपीट होता है, समझे। तो यही दोस्तों आपके प्रतिध्वनि के रूप में जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो ध्वनि है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर परावर्तन और अपवर्तन इन दोनों गुणों को प्रदर्शित करती है। जब अपवर्तन के गुण को प्रदर्शित करेगी तो कहीं ना कहीं दोस्तों माध्यम चेंजिंग होने के कारण, यानी माध्यम बदलने के कारण इनका चाल भी क्या होगा, वो दोस्तों बदल जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। यह माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। ताप मतलब कि दोस्तों अगर आप ताप बढ़ा दोगे तो आपकी जो ध्वनि की चाल है वो भी दोस्तों बढ़ जाएगी। जैसे कि देखिए, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस ताप लेकर चलते हैं, अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं ताप लेकर चलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस ताप, तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जानते हैं आपके दोस्तों हवा में जो ध्वनि की चाल होती है वो कितना होती है पता है, 346 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर आपके हवा में जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है 346 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर दोस्तों हम लोग बात करें आपका दोस्तों जो द्रव है उस पर, तो आपके द्रव में यानी आपका जल में जो इसकी चाल होती है वो होती है 1531 मीटर पर सेकेंड अदने ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अगर हम बात करें दोस्तों ठोस में, तो ठोस पर जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है 5950 मीटर पर सेकेंड। तो देख सकते हैं कि आपके हवा में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि की चाल कम है, उसके अपेक्षा दोस्तों आप देख सकते हैं कि द्रव में क्या है कि हवा से अधिक है, और ठोस में क्या है कि द्रव और हवा इन दोनों से क्या है अधिक है। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ये समझ के रखना कि आखिर ठोस पदार्थों में जो ध्वनि की चाल होती है वो क्यों अधिक होती है। तो दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे के काफी निकट होते हैं, और साथ ही ठोस पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला जो आंतराणविक बल होता है वो बहुत ही दोस्तों मजबूत होता है, और इसलिए दोस्तों इनका आंतराणविक बल मजबूत होने के कारण इन कणों के बीच की जो व्यवस्था है वो दोस्तों नियमित होने के कारण इनके बीच की जो दोस्तों दूरी है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होने के कारण इनसे दोस्तों जो ध्वनि होती है वो बहुत ही क्या करती है, वो दोस्तों तेज रफ्तार के साथ, तेज गति के साथ क्या करती है, वो दोस्तों गुजरती है। ठीक है, यानी इसकी जो चाल होती है ठोस पदार्थों में वो बहुत ही अधिक होती है। जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पर जैसे कि मान के चलते हैं कि अगर हम ले लेते हैं एक दोस्तों ले लेते हैं हम लोग द्रव, और एक ले लेते हैं गैस, एक ले लेते हैं हम लोग लोहा। मान के चलते हैं लो, मान लेते हैं एक हो गया द्रव यानी जल, एक ले लेते हैं जल, आए वो ले लेते हैं गैस, आए वो ले लेते हैं लोहा। अब पूछेंगे आपसे कि तीनों में किस वस्तु में जो ध्वनि की चाल होगी वो सबसे अधिक होगी, तो आपका जवाब क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा
जल, गैस, लोहा, इन तीनों में किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तब क्या बताओगे? तो दोस्तों आप बताना ठोस में। और ठोस कौन होगा? लोहा होगा। और जो ध्वनि की चाल जो होगी वो दोस्तों क्या अधिक होगी? क्योंकि ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे काफी निकट होते हैं। जो आपका गैस जल होता है, ये दोस्तों इनके जो कण होते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी निकट नहीं होते हैं। और जो गैस होता है, इनके जो कण होते हैं वो एक दूसरे के दोस्तों काफ़ी क्या होते हैं? वो दोस्तों दूर दूर होते हैं। इसलिए गैसों में ध्वनि की जो चाल होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। ये सारा चीज़ हुआ। और मैंने यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये सारा चीज़ मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि माध्यम का ताप बढ़ने से ध्वनि की जो चाल है वो क्या होती है? वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि माध्यम का चाल बढ़ने से जो आपकी ध्वनि की चाल होती है वो भी बढ़ जाती है। कैसे? 25 डिग्री सेल्सियस पर आपके जो गैस वाला माध्यम है उसमें उसकी चाल 346 मीटर पर सेकेंड है। आपके 25 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका द्रव है, जो जल है, उसमें उसकी जो चाल है वो दोस्तों 1531 मीटर पर सेकेंड है। आपके 25 डिग्री सेल्सियस पर जो दोस्तों आपके ध्वनि की चाल है वो ठोस में 5950 मीटर पर सेकेंड है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस को अगर आप कर दीजिएगा 35 डिग्री सेल्सियस, तो कहीं ना कहीं आपके गैस में जो ध्वनि की चाल होगी वो भी बढ़ जाएगी। आपके द्रव में जो ध्वनि की चाल होगी वो भी बढ़ जाएगी। आपके ठोस में जो दोस्तों ध्वनि की चाल होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो देख सकते हैं कि ताप बढ़ने के साथ आपके माध्यम में जो आपकी ध्वनि की चाल है वो भी बढ़ जाती है। यानी कि जो ध्वनि की चाल है वो माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। इसी को दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखाया और मैंने आप लोग को समझा दिया। ये दोस्तों मैंने जो आपको बताया 346 मीटर पर सेकेंड हवा में ध्वनि की चाल, ये मैंने बताया है 25 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, यानी सामान्य ताप दाब पर, तो दोस्तों सामान्य ताप दाब पर आपके ध्वनि की जो चाल होती है हवा में वो होती है, जानते हैं कितना? वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। देखिए मैंने लिखाया है सामान्य ताप एवं दाब पर वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। इस वेग से तेज गति से चल रही विमानों को सुपरसोनिक विमान कहा जाता है। यानी कि अगर 332 मीटर पर सेकेंड के वेग से भी अगर अधिक वेग के साथ अगर कोई विमान अगर आपका चलता है तो उन विमानों को सुपरसोनिक विमान कहा जाता है, यानी वायुयान जो हवा में उड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। मैंने आप लोग को बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को बोलिए रहे अच्छे से समझिएगा ना, तो ध्वनि का दोस्तों पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन आपके मुट्ठी में। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप ध्वनि को समझ सकते हैं, उससे परिचित आप लोग हो सकते हैं। बात करते हैं आगे दोस्तों। देख सकते हैं ध्वनि के संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते बल्कि विक्षोभ ही संचरित होता है। देखिए यहाँ पर जो कंपन हुआ है जल में, यानी जब आप शांत जल में पत्थर को फेंकें, जब उस जल की सतह पर कंपन हुआ यानी उस जल में हलचल हुआ, तो देख सकते हैं कि आपका कंपन मान के चलते यहाँ तक फैल गया, यहाँ तक फैल गया, यहाँ तक फैल गया। तो दोस्तों यहाँ का जो कड़वा है, मान के चलते यहाँ का जो जल का कण है वो का हेजा से हेजा तक आया है। यहाँ जो जल का कण है वो का हेजा से यहाँ आ गया है, या फिर पानी के जो कण है अगर वो यहाँ है तो क्या यहाँ से यहाँ आ गया है? नहीं, माध्यम का जो कण होता है उसका बिल्कुल भी दोस्तों क्या होता है? स्थानांतरण नहीं होता, बल्कि जो विक्षोभ होता है उसका जो विक्षोभ होता है उसका स्थानांतरण होता है। तो देख सकते हैं कि जो आपका कंपन यानी पानी के जो कंपन है उसी का क्या हो रहा है? स्थानांतरण ये दोस्तों हो रहा है। कभी दोस्तों समय मिले तो आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लेना अगर देखना चाहते हैं तो, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो। ठीक है, ये सारा चीज आप लोगों ने समझ लिया। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर में। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है द्रव, गैस एवं प्लाज्मा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया चारों चीज में। ठीक है, किस किस में? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, इन चारों वस्तुओं में आपकी ध्वनि की चाल संभव है। तो दोस्तों अगर हम बात करें द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि के चाल का, तो दोस्तों आपके द्रव, गैस एवं प्लाज्मा इन तीनों में जो ध्वनि होती है वो दोस्तों आपके अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है। और जो आपका ठोस होता है उसमें जो ध्वनि होती है वो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अब ये अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, ये अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? तो दोस्तों इसके बारे में अगली वाली वीडियो में मैं आप लोग को परिचित कराऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ये समझना कि आपके द्रव, गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में चलती है, जबकि आपके ठोस में जो ध्वनि होती है वो अनुप्रस्थ तरंग के रूप
रूप में चलती है। तो दोस्तों ये सारा चीज आपका जो कॉन्सेप्ट था वो केवल और केवल आपके ध्वनि से संबंधित था। तो आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्वनि के बारे में जानकारी हासिल कर लिया है। बस आप लोग ये समझ के रखना कि जो ध्वनि होता है वो बिल्कुल भी द्रव्य नहीं होता, वो बिल्कुल भी पदार्थ नहीं होता, ये दोस्तों एक तरीके का ऊर्जा होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, मैंने बताया था ना कि जो गतिज ऊर्जा थी वो आपके किस ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित होती थी, तो वो दोस्तों आपके ध्वनि और ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित होती थी। यानी कि अगर किसी गेंद को अगर ऊपर से अगर नीचे से अगर ऊपर अगर दोस्तों उसको फेंके और वो जो गेंद होगा अगर वो दोस्तों ऊपर जाएगा तो वो क्या करेगा कि जितनी ऊंचाई तक जाएगा वो दोस्तों अपने भार के हिसाब से स्थितिज ऊर्जा संचित करेगा। जितनी स्थितिज ऊर्जा संचित करेगा उसकी पूरी की पूरी जो ऊर्जा होगी वो धरती की सतह तक आने में वो गतिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाएगी। ठीक है, फिर ये जो आपकी गतिज ऊर्जा होगी वो तो आपके इस वस्तु के स्थितिज ऊर्जा में स्थानांतरित तो नहीं हो पाती, लेकिन इस वस्तु की जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है वो आपके ऊष्मीय और ध्वनि ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाती है, यानी वो बाहर मतलब रूपांतरित हो जाती है। तो देख सकते हैं कि गेंदा को भी पड़काओगे तो उससे आवाज निकलेगा। अगर दोस्तों कोई सामान गिर जाते हैं, जैसे मान के चलते हैं आप चल रही हैं, आप कोई गिलास या दोस्तों कप अगर आप गिरा देती है नीचे तो देख सकते हैं उससे क्या होता है, आवाज दोस्तों क्या होता है निकलता है, यानी टूटने की आवाज क्या होता है दोस्तों निकलता है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि आपका जो ये ध्वनि निकल रही है वो ऊर्जा के रूप में निकल रही है, ऊर्जा के स्वरूप के साथ निकल रही है। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत समझना है कि ध्वनि जो होता है वो दिखाई देता है चाहे वो द्रव्य होता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से ध्वनि से संबंधित बिल्कुल अच्छी तरीके से जानकारी अगर आपको प्राप्त हुए हैं तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।